नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं आपके लिए मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका टेट हो, सीटेट हो या फिर किसी अन्य राज्य का जो है एग्ज़ाम हो। और आपके जो है इस सब्जेक्ट में भी होता है जो टीचिंग से रिलेटेड होता है मापन और मूल्यांकन। तो उसी से मैं आज जो है MCQ क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा दी गई है क्रोनबेक की है। और ये जो परिभाषा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जो है इसको जो है अच्छे से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है छात्रों के मानसिक विकास का, दूसरा है छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का, और तीसरा है छात्र के सामाजिक विकास का, और चौथा है छात्र की सोच का। तो इसका जो सही आंसर है वो है छात्र की शैक्षिक प्रगति तथा स्थिति का पता चलता है मूल्यांकन के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन संबंधित है, ऑप्शन दिया गया है छात्रों के अधिगम स्तर से या शिक्षकों से या फिर विद्यालय से या डी इनमें से सभी। तो जो मूल्यांकन होता है उसका जो संबंध होता है वो छात्रों के अधिगम स्तर से होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है छात्र छात्राओं के शैक्षिक मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं छात्र छात्राओं के। और इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन हमारा, छात्र छात्राओं के मूल्यांकन हेतु प्रयोग होने वाले प्रश्नों के प्रकार में कौन सा नहीं प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है वस्तुनिष्ठ, दूसरा ऑप्शन है क्रमनिष्ठ, और तीसरा ऑप्शन है अति लघुत्तरीय, और चौथा ऑप्शन है दीर्घोत्तरीय। तो जो क्रमनिष्ठ है ये जो है मूल्यांकन के प्रयोग में नहीं किया जाता है। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो है हमारा, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं के मूल्यांकन में प्रश्नों की प्रकृति के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन है आत्मनिष्ठ प्रश्नों को, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, और तीसरा ऑप्शन है बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और चौथा ऑप्शन है लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो यहाँ पे जो हमारा बी आंसर है, बी ऑप्शन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं के मूल्यांकन में प्रश्नों की प्रगति किस प्रकार से नहीं रखा जाता है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो प्राथमिक शिक्षा में नहीं रखा जाता है। अगर आप जो है मूल्यांकन कर रहे हैं जो प्राथमिक स्तर पर जो छात्र छात्राएं हैं उनका, तो उसमें दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनको नहीं रखेंगे। इसके बाद है कि 7वां क्वेश्चन, निदानात्मक कार्य में किस चर का विश्लेषण होता है। तो ऑप्शन दिया गया है कार्य एवं समस्या का, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम का, और तीसरा ऑप्शन है शिक्षण विधियों का, और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम विधियों का। तो जो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है कार्य एवं समस्या का, वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय हैं या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं, वो उनकी क्या विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ है, बी है वैधता है, और सी है हमारा विश्वसनीयता, और डी है ये सभी। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है वो जो है आपकी वस्तुनिष्ठता भी होती है उसमें, और वैधता भी होती है, और विश्वसनीयता भी होती है, यानी कि ये तीनों गुण होते हैं। तो जो ये हमारा ये सभी वाला ऑप्शन है इस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवस्था के घटक हैं संप्रेषण आव्यूह, और बी है ऑप्शन शिक्षण प्रविधियाँ, और सी ऑप्शन है सहायक सामग्री, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो शिक्षण व्यवस्था के ये तीनों घटक होते हैं, संप्रेषण कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, और शिक्षण जो प्रविधियाँ होती हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, और टीचिंग एड्स भी अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
कक्षा में छात्र शिक्षक अंतःक्रिया का आधार होता है। क्या आधार होता है छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया का? तो पहला ऑप्शन है कि शिक्षण विधि, और दूसरा होता है पाठ्य वस्तु, और तीसरा है सहायक सामग्री, और चौथा है ये सभी। तो शिक्षण विधि भी अच्छी होनी चाहिए जिससे छात्र और शिक्षक में अंतःक्रिया हो अच्छे से। पाठ्य वस्तु भी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बुक भी अच्छी होनी चाहिए, और सहायक सामग्री भी ऐसी हो जो छात्र को भी अच्छी लगे पढ़ने में और शिक्षक को भी पढ़ाने में सही हो, जो आप पढ़ा रहे हो टॉपिक उससे रिलेटेड हो। इसके बाद ये सभी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये तीनों ही यहाँ पे सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन होता है। किस चीज़ का चयन होता है उपचारात्मक शिक्षण में? तो ऑप्शन है पहला शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, और बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम का, सी ऑप्शन है मूल्यांकन प्रणाली का, और डी ऑप्शन है मूल्यांकन के उपकरणों का। तो जो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया है टीपी नन का, दूसरा ऑप्शन है क्रोनबेक का, और सी ऑप्शन है मरे का, और डी ऑप्शन है रास का। तो जो रास है वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह जो है कथन रास का है। इसके बाद है पांचवा, मंदबुद्धि होने का प्रमुख कारण क्या है? तो मंदबुद्धि होने का प्रमुख कारण क्या है? शारीरिक दोष हो सकते हैं, भावात्मक ग्रंथियाँ भी हो सकती हैं, और दूषित वातावरण भी हो सकता है। अगर एक बालक जो है मंदबुद्धि है तो ये तीनों गुण उसमें हो सकते हैं कि उसका जो शारीरिक दोष भी हो सकते हैं उसके अंदर, और भावात्मक ग्रंथियाँ, और जो उसके आसपास का वातावरण भी है वो भी दूषित हो सकता है। इसलिए ये सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक कार्य क्या है? उनको किस प्रकार से जो है उपचारात्मक कार्य किया जा सकता है उनका? तो ऑप्शन दिया गया है पहला अभ्यास एवं प्रत्यय स्मरण पर बल, और बी ऑप्शन है अधिक कार्य, सी ऑप्शन है कठिन कार्य, और डी ऑप्शन है ये सभी। यानी कि इन तीनों को मिला के जो है मंदबुद्धि बालक के लिए उपचारात्मक कार्य किए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, अभ्यास एवं प्रत्यय स्मरण पर बल दिया जाएगा, तभी मंदबुद्धि बालक जो है सही हो जाएगा, यानी कि उसके उपचारात्मक कार्य उसके लिए सही है। इसके बाद ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है। इसके बाद है ऑप्शन इसका है क्रियात्मक शोध से है, बी ऑप्शन है नवाचार से, सी ऑप्शन है प्रश्न पत्र निर्माण से, और डी ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण से। तो जो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है प्रश्न पत्र निर्माण से, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या है? तो ऑप्शन दिया गया निदानात्मक शिक्षण, बी नवाचारी शिक्षण, सी उपचारात्मक शिक्षण, डी कौशल आधारित शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा जो है छात्र की त्रुटियों का ज्ञान होता है, और जो निदानात्मक शिक्षण होता है उसमें छात्र की त्रुटियों का पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसकी त्रुटियों को दूर किया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि निदानात्मक शिक्षण क्या है, उपचारात्मक। अक्सर जो है इधर इसमें का उसमें और उसमें का इसमें हम समझ लेते हैं। तो निदानात्मक में त्रुटियों का पता लगाया जाता है, उपचारात्मक में उनकी त्रुटियों को दूर किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी, और चौथा ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। 4 पक्ष होते हैं प्रश्नों के उद्देश्यों के आधार पर। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग होते हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 अंग होते हैं, ये आपको तो पता ही है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शिक्षण उद्देश्य, बी ऑप्शन है अधिगम क्रियाएं, और सी ऑप्शन है शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन, और डी ऑप्शन है ये सभी। यानी कि तीनों सही है। यहाँ पे मूल्यांकन प्रक्रिया आपसे दूसरी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं, 1 2 3, तो 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन
किसके द्वारा शिक्षण एवं अधिगम में सुधार लाया जा सकता है? तो खेल ऑप्शन दिया गया है खेल कूद द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रचार एवं प्रसार द्वारा, और तीसरा ऑप्शन दिया गया मूल्यांकन द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा। तो मूल्यांकन के द्वारा ही जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि मूल्यांकन जो है एक सुधारात्मक प्रक्रिया होती है। उससे जो है हमें ये ज्ञात होता है कि जो शिक्षण है कि उसके शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, और उसके बाद जो है उसमें सुधार किया जाता है। तो यही मूल्यांकन के द्वारा है शिक्षण एवं अधिगम में सुधार किया जा सकता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूम, यह किसके लिए कहा गया है? तो ऑप्शन दिया गया है शिक्षण अधिगम, पहला ऑप्शन है शिक्षण के लिए, दूसरा ऑप्शन है अधिगम, और सी ऑप्शन है मूल्यांकन, और डी ऑप्शन है इन तीनों के लिए। तो यहाँ पे इन तीनों के लिए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण के लिए भी कहा गया है, और अधिगम के लिए, मूल्यांकन के लिए, इन तीनों के लिए ये कहा गया है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है विश्लेषण का संबंध किससे है? तो नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष से, नंबर 2 भावात्मक पक्ष से, और नंबर 3 है कौशलात्मक पक्ष से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्लेषण है वो आपको पता है, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो विश्लेषण जो है आपका संज्ञानात्मक पक्ष में आता है, और संज्ञानात्मक पक्ष को ही ज्ञानात्मक पक्ष को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है कि भावात्मक पक्ष के स्तर से संबंधित है, ऑप्शन है यहाँ पे ग्रहण करना, दूसरा अनुक्रिया करना, सी ऑप्शन है मूल्य करना, मूल्य आंकना, और डी ऑप्शन है ये सभी। यानी कि ये सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही भावात्मक पक्ष के स्तर हैं। जो ब्लूम ने दिया था टेक्सोनॉमी, उसमें 3 पक्ष बताए थे आपके, भावात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और इन सभी तीनों के 6 पक्ष होते हैं, स्तर होते हैं, वही है यहाँ पे भावात्मक का इन तीनों है, ये तीनों ही स्तर हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, या किसने कहा था? तो क्रोनबेक ने यहाँ कहा था कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण एवं छात्र द्वारा जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। जो व्यक्तित्व के सभी पक्ष हैं वो किस मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है सतत मूल्यांकन द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया है दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, और सी ऑप्शन दिया गया है सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा, और डी ऑप्शन दिया गया है इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो सतत मूल्यांकन द्वारा व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। और जो व्यापक मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा जो है आपका शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, सतत मूल्यांकन द्वारा व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद है ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष, डी नैतिक पक्ष। तो यहाँ पे डी तो एकदम गलत है, क्योंकि नैतिक पक्ष तो होता ही नहीं है, सिर्फ संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक होता है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग जो है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। इसके बाद 48 क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा होता है? तो सतत मूल्यांकन होता है, या फिर दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है, या फिर सी ऑप्शन है वार्षिक मूल्यांकन होता है, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन है वह हमारा वार्षिक मूल्यांकन होता है, जो साल भर में एक बार होता है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आकलित मूल्यांकन से, ऑप्शन दिया गया है पहला, और दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन से, और सी ऑप्शन दिया गया है मौखिक मूल्यांकन से, और डी ऑप्शन दिया गया है दक्षता मूल्यांकन में। तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन मौखिक मूल्यांकन में होता है। जो उसका प्रारंभिक ज्ञान का अगर आप मूल्यांकन करें तो आप मौखिक रूप से उसका टेस्ट लेंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष होता है। रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों, तो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष और दूसरा ऑप्शन है भावात्मक पक्ष और सी ऑप्शन दिया गया कौशलात्मक पक्ष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे भावात्मक पक्ष है यही इसी का संबंध हमारी जो है रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों से होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपके जो लास्ट में अभी क्वेश्चन आए ये आपकी ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है। तो पहला ऑप्शन दिया गया संज्ञानात्मक पक्ष में, दूसरा ऑप्शन दिया गया भावात्मक पक्ष में और सी ऑप्शन दिया गया है मनोक्रियात्मक पक्ष में, डी ऑप्शन दिया गया संवेदनात्मक पक्ष में। तो जो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष में वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष को विभाजित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है ज्ञान एवं बोध में, दूसरा है संश्लेषण एवं विश्लेषण में और सी ऑप्शन है ज्ञान एवं प्रयोग में और डी है ज्ञान, बुद्धि, योग्यता एवं कुशलता में। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है ज्ञान एवं बोध में वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है या किसने कहा था। ऑप्शन दिया गया है जॉन डीवी, बी दूसरा ऑप्शन दिया गया बी ओ स्मिथ ने, सी ऑप्शन दिया गया बी एस ब्लूम ने, इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये सभी ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इन तीनों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाषा विकास की दक्षता के संदर्भ में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है सुनना पहला और पहला ऑप्शन बोलना, बी ऑप्शन सुनना और सी ऑप्शन है लिखना और डी ऑप्शन है पढ़ना। तो भाषा कौशल जो है 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जो पहला सर्वप्रथम कौशल कौन सा होता है वो सुनना होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मूल्यांकन संबंधित होता है, ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक पक्ष के, क्रियात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, इन सभी से। तो यहाँ पे तीनों से होता है मूल्यांकन का संबंध, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, ये आपको तो पता ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भावात्मक एवं संवेगात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है। तो छात्रों की रुचियों से, मान्यताओं से, अभिवृत्तियों से या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में क्या होना आवश्यक है। तो ऑप्शन दिए ज्ञान, दूसरा ऑप्शन बोध, तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु के प्रारंभ करने से पूर्व हमें उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ज्ञान, किसी वस्तु के बारे में अगर हम जानते रहेंगे तभी जो है हम उसको स्टार्ट कर पाएंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन संज्ञानात्मक पक्ष के सभी पदों में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है व्यवस्था, दूसरा संचयी प्रवृत्ति, सी पदानुक्रमता और डी ये सभी। जो पदानुक्रमता है ये संज्ञानात्मक पक्ष के सभी पदों में पाई जाती हैं, पद या स्तर आप कुछ भी कह लीजिए। इसके बाद है चौथा अगला क्वेश्चन वर्तमान में मूल्यांकन के लिए परीक्षाओं के रूप प्रचलित हैं। मूल्यांकन करने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उसके कितने रूप प्रचलित हुए हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में। तो 8 हैं मूल्यांकन करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मूल्यांकन होता है। पहला ऑप्शन विज्ञान, भूगोल एवं कृषि में, दूसरा ऑप्शन हिंदी तथा संस्कृत में और तीसरा ऑप्शन है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में, डी ऑप्शन है दर्शन शास्त्र में। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है विज्ञान, भूगोल एवं कृषि में जो है प्रयोगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैंने आज जो है मापन और मूल्यांकन और ब्लूम टेक्सोनॉमी से कुछ क्वेश्चंस लिए थे MCQs टाइप के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा।